हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। डॉली विथ होम साइंस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देन इसी के साथ आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। देन उसके बाद आज हम अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 12th होम साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है कार्य जीविका आजीविका, उसका पार्ट फर्स्ट हमने आपको दे दिया है। देन आज हमारा जो है वह हमारा पार्ट सेकंड है। क्योंकि यह लेसन हमारा थोड़ा लंबा है, इसलिए दो पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। ओके देन आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है महिला सशक्तिकरण के प्रयास। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं को मजबूत करना। क्या होता है? महिलाओं को मजबूत करना। तो महिलाओं को मजबूत करने के क्या क्या प्रयास हुए हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो महिला सशक्तिकरण के प्रयास आज का हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो एग्जाम टाइम में, कम टाइम में आप लोग ज्यादा चीजें पढ़कर एग्जाम में जा सकेंगे। तो इसी के साथ आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण के प्रयास। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रयास। महिला सशक्तिकरण के प्रयास। ओके, आज का हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण के प्रयास। इसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ हुआ महिलाओं को मजबूत करना। देन उसके आगे हम देखते हैं जो हमारा पहला प्रयास हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? हमारे परिवार और समाज के द्वारा। ओके, तो हमारी पहली हेडिंग है महिला सशक्तिकरण के प्रयास में जो सबसे पहली हेडिंग है वो है हमारी परिवार और समाज द्वारा। मतलब कि महिला सशक्तिकरण के लिए परिवार और समाज ने क्या क्या प्रयास किए हैं उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देन हम देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है परिवार और समाज के माध्यम से। हमारा पहला पॉइंट है शिक्षा से आत्मनिर्भरता। शिक्षा से आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, शिक्षा से आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ती है। जागरूकता बढ़ती है जिससे महिलाएं अधिकारों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति
अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके। ओके, तो परिवार और समाज के द्वारा ये हमारा पहला प्रयास था कि शिक्षा से आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ती है, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकेंगी या फिर सजग हो जाती हैं। तो शिक्षा जो है वह महिलाओं को आत्मनिर्भर और उनका आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाती हैं, और जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाती हैं। मतलब कि जब महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो वो अपने अधिकारों के बारे में, जो भी उनका अधिकार है उसके बारे में वह उसको यूज कर सकेंगी। जब महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो वो अपने अधिकारों को यूज कर सकेंगी, कहाँ पर हमें क्या चाहिए, कहाँ पर हमें क्या नहीं चाहिए, और किन अधिकारों के प्रति हमें कौन सा अधिकार दिया गया है, इन सब के बारे में महिलाएं अगर शिक्षित रहेंगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकेंगे और अपने अधिकारों का जो उनका अधिकार है उसको वो यूज कर सकेंगी। तो इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। अगर एक महिला, एक लड़की शिक्षित होती है तो वह एक पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकेंगी और उनका आत्मविश्वास जो है वह बढ़ेगा, जिससे वह आगे के क्षेत्र में बढ़ सकेंगी। देन हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि समाज और परिवार और समाज के द्वारा बताया गया है। हमारा दूसरा पॉइंट है महिलाओं को परिवार के आर्थिक और महिलाओं को परिवार व समाज के आर्थिक निर्णयों में शामिल करना चाहिए। क्या शामिल करना चाहिए, जिससे आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता बढ़ती है। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट था शिक्षा से आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, जागरूकता बढ़ती है, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों को यूज कर सकती हैं। देन हमारा दूसरा पॉइंट है महिलाओं को परिवार व समाज के आर्थिक निर्णयों में शामिल करना चाहिए, जिससे उनका आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता बढ़ सके। इनका कहने का मतलब था कि महिलाएं जब भी समाज व परिवार से संबंधित कोई भी आर्थिक निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। महिलाओं का भी जो राय सलाह होता है, जो भी उनका ओपिनियन होता है उसको लेना चाहिए, जिससे वो भी जान सकेंगी कि किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है, उनमें किन किन पहलुओं को ध्यान में रख के फिर निर्णय लिया जाता है, किन किन पहलुओं के बारे में हमें सोचना चाहिए, देन उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में एक महिला के अंदर उनके निर्णय लेने की क्षमता में डेवलप होता है, तो वह भी निर्णय लेने के लिए तैयार हो सकती हैं।
तो इसलिए जब भी इस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा हो तो उसमें महिलाओं को जरूर शामिल करना चाहिए। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। देन हम अपना तीसरा देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, परिवार और समाज के द्वारा जो पॉइंट बताया गया है उसमें हमारा तीसरा पॉइंट है कि महिलाओं को उच्च पदों पर हमारा तीसरा पॉइंट है महिलाओं को उच्च पदों पर काम करने के अवसर देने चाहिए जिससे आर्थिक मदद और उनका कैरियर भी बन सके। देन हमारा तीसरा पॉइंट है कि महिलाओं को उच्च पदों पर काम करने के लिए अवसर देने चाहिए जिससे आर्थिक मदद और उनका कैरियर भी बन सके। अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा, उन्हें किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, किसी क्षेत्र में वह कुछ करना चाहती हैं, तो उससे संबंधित जो भी सुविधाएं हैं जो उसके पास नहीं है, आप उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसे जो भी सुविधाएं चाहिए उसको आप दीजिए। हाँ, आप ये कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में यहाँ गई हैं, वहां गई हैं। इस प्रकार से बात करके आप उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसे जो भी सुविधाएं चाहिए उसको आप दीजिए। तो देन वह जिस भी क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट रहेगा वह आगे बढ़ेगी। देन उसके बाद वह आपका आर्थिक मदद भी कर सकेगी और उसका भी कैरियर जो है वह भविष्य के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को उच्च पदों पर काम करने के अवसर देने चाहिए। देन हमारा चौथा पॉइंट है हमारा परिवार के सभी सदस्यों को परिवार के सभी सदस्यों को घरेलू कार्यों में भागीदारी करके महिलाओं पर काम करने से महिलाओं पर बोझ कम किया जा सकता है। ओके, तो हमारा चौथा पॉइंट है परिवार के सभी सदस्यों को घरेलू कार्यों में भागीदारी करके काम करने से महिलाओं पर जो बोझ होता है वह कम किया जा सकता है। तो परिवार और समाज के द्वारा यह जो हमारा एक पहल किया गया, सोचा गया महिलाओं के लिए, उनका
कि परिवार में जब एक महिला परिवार को संभाल रही होती है तो उस समय उसको उसके ऊपर बहुत सारे बोझ होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो इस प्रकार से अगर परिवार में जो भी सदस्य हैं, हर सदस्य थोड़ा थोड़ा कार्य बांट कर अगर कर लें, परिवार के सभी सदस्य हर काम को थोड़ा थोड़ा बांट कर अगर कर लें, तो महिलाओं के ऊपर बोझ जो है वह थोड़ा कम हो सकता है, एक महिला के लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यही बात इसमें बताया गया है कि परिवार के सदस्यों को घर के काम को थोड़ा थोड़ा बांट कर लेना चाहिए, जिससे महिलाओं के ऊपर बोझ कम हो जाता है। देन हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो है वह है हमारा, ये हो गया हमारा परिवार और समाज के द्वारा। देन इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है हमारा सरकार के द्वारा। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वह है सरकार के द्वारा। मतलब कि महिला सशक्तिकरण के प्रयास में सरकार ने जो जो भी प्रयास किया है उसके बारे में हम इस हेडिंग के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो सरकार द्वारा जो किया गया है उसमें हम पहला देख लेते हैं, समान रोजगार और वेतन का प्रावधान। समान रोजगार और वेतन का प्रावधान। वेतन का प्रावधान जो कि अनुच्छेद 16 में, जो कि अनुच्छेद 16 में किया गया है। देन इनकी दूसरी पहल जो थी वह है फैक्ट्री अधिनियम। फैक्ट्री अधिनियम फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत 1948 के तहत 1948 के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सुविधाएं, महिलाओं की सुरक्षा एवं सुविधाएं। ओके, देन हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं जो कि सरकार द्वारा शुरू की गई है, राष्ट्रीय प्रगति अधिनियम। राष्ट्रीय प्रगति अधिनियम। राष्ट्रीय प्रगति अधिनियम के अंतर्गत एनपीए और समान पारिश्रमिक अधिनियम। समान पारिश्रमिक अधिनियम ERA के तहत समान वेतन का प्रावधान। समान वेतन। ओके,
पॉइंट है सुरक्षित और आरामदायक माहौल। सुरक्षित और आरामदायक माहौल। सुरक्षित और आरामदायक माहौल यौन उत्पीड़न की सुरक्षा कानून। ओके, तो सरकार द्वारा जो पहल की गई, जो प्रयास किए गए हैं एक महिला सशक्तिकरण में, उसमें से हमारा पहला पॉइंट है कि समान रोजगार और वेतन का प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 16 और सूची नंबर 1 में दिया गया है। देन हमारा दूसरा पॉइंट है कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सुविधाएं जो है वह बताई गई है। तीसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय प्रगति अधिनियम एनपीए और समान पारिश्रमिक अधिनियम ईआरए के तहत समान वेतन का प्रावधान किया गया है। देन हमारा चौथा पॉइंट है कि सुरक्षित आरामदायक माहौल और यौन उत्पीड़न की सुरक्षा का कानून। तो महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल देना और यौन उत्पीड़न की जो सुरक्षा का कानून है उसके बारे में सरकार प्रयास जो है वह की है। देन इसके आगे का पॉइंट हम देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम में आपका ही फायदा होने वाला है। देन हम 4 पॉइंट देख चुके हैं, इसके आगे का देखते हैं। 4 पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट जो है हमारा, जो कि सरकार द्वारा की गई है, 5वां पॉइंट है हमारा महिलाओं के श्रम से जुड़ी महिलाओं के श्रम से जुड़ी समस्याओं का समाधान और समस्याओं का समाधान एवं कौशल विकास। तो 5वां पॉइंट है हमारा महिलाओं के श्रम से जुड़ी समस्याओं का प्रावधान एवं कौशल विकास। तो सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया है कि महिलाओं को श्रम से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं महिलाओं को उनकी समस्याओं का समाधान। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के, छठा पॉइंट है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार में सुधार और भागीदारी सुनिश्चित करना। ओके,
पॉइंट है जो कि सरकार द्वारा किया गया है, खाद्यान्न अधिनियम। खाद्यान्न अधिनियम 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ECI अधिनियम ESI की तहत सुरक्षा। ओके, तो ये हो गया हमारे 7 पॉइंट। ओके, जो सरकार द्वारा की गई है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयास में सरकार द्वारा कौन कौन से पहल, कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो ये सारी हेडिंग्स जो आपको लिखवाया जा रहा है, सारी हेडिंग्स आप अपने एग्जाम में लिखेंगे और हर हेडिंग के अंतर्गत थोड़ा बहुत आपको और भी कुछ लिखना है। तो हमारा ये जो 5वां पॉइंट है वो महिलाओं के श्रम से जुड़ी समस्याओं का समाधान एवं कौशल विकास। छठा है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार में सुधार। देख लेते हैं जो कि सरकार द्वारा की गई है। ओके, तो हमारा ये सरकार द्वारा जो पॉइंट था हमने देखा। अब सरकार द्वारा जो पहल की गई है महिलाओं के लिए, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारा जो सरकार द्वारा पहल है वह है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ओके, जिसे हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो पहल किया गया, जो कि एक सरकारी शिक्षा ग्रहण करने का एक संस्था है, वहां पर ये जो बालिकाएं होती हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह गई हैं या किसी भी कारण से कोई भी प्रॉब्लम आया है वो नहीं पढ़ पाई हैं, तो उनके लिए यह पहल सरकार ने किया है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, हमारा पहला पॉइंट है जो कि सरकार द्वारा इसका पहल किया गया है। इस योजना की जो शुरुआत है इस योजना की जो शुरुआत है वह 2004 में 2004 में सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान
समग्र शिक्षा के अंतर्गत, समग्र शिक्षा के अंतर्गत अंतर्गत की गई। ओके, देन हमारा दूसरा पॉइंट है, यह योजना भारत सरकार के, यह योजना भारत सरकार के भारत सरकार के शिक्षा का अधिकार कानून को शिक्षा का अधिकार शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने में मदद करती है। ओके, इस योजना की जो शुरुआत है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसकी जो शुरुआत है वह 2004 में सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा के तहत की गई। देन हमारा दूसरा पॉइंट है कि यह योजना भारत सरकार के शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने में मदद करती है। देन इसके बाद हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसके अंतर्गत हमारा तीसरा पॉइंट क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित है। तो देन हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा कि कस्तूरबा गांधी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकित सभी लड़कियों को प्रवेश स्तर सभी लड़कियों को प्रवेश स्तर के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स बनाया जाता है। एक विशेष पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स बनाया जाता है। ओके, देन हम अपना चौथा पॉइंट देख लेते हैं, जो इसके ही अंतर्गत है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश की शुरुआत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश की शुरुआत कक्षा 6 से शुरू की गई। थी
अब इस योजना को बढ़ाकर अब इस योजना को बढ़ाकर अब इस योजना को बढ़ाकर कक्षा 12 तक कर दिया गया है। कक्षा 12 तक कर दिया गया है। ओके, तो ये जो हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का वो पहल किया गया था, तो उसके अंतर्गत हमारा तीसरा पॉइंट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकित सभी लड़कियों को प्रवेश स्तर के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम होता था जिसे वह ब्रिज कोर्स कहते हैं। तो सभी बालिकाओं के लिए यह विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। तो सभी बालिकाओं को यह पाठ्यक्रम जो है यह पढ़ाया जाता है। कौन? ब्रिज कोर्स। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश की जो शुरुआत है वह कक्षा 6 से शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में। देन आज उसको अपडेट करके आज के डेट में कक्षा 12 तक उसे कर दिया गया है। क्या? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है। ओके, देन हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे जो हमारा हेडिंग है वह है लाभार्थी। क्या है? मतलब कि ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया है इससे कौन कौन लाभ ले सकता है, कौन कौन इसके लाभार्थी हैं। ओके, इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो खोला गया है उससे कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थी, लाभार्थी कौन कौन है। ओके, देन हमारा पहला पॉइंट है लाभार्थियों में कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और तो हमारा पहला पॉइंट है अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं तो देन हमारा पहला पॉइंट है कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं। देन हमारा दूसरा पॉइंट है गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से जीवन यापन करने वाले
परिवारों की वे बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित रहे, जो शिक्षा से वंचित रहे। ओके, तो ये हमारे दो पॉइंट है जो कि इससे लाभान्वित हैं कि जो अनुसूचित जाति के हैं और जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के वर्ग की जो बालिकाएं हैं वो इस विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। देन हमारा दूसरा पॉइंट है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की जो वो बालिकाएं हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह गई हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई हैं किसी भी प्रॉब्लम से, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देन हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे का हमारा जो पॉइंट है ये हो गया हमारा लाभार्थी। देन हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे की जो हमारी हेडिंग है वह क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य। ओके, मतलब कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो खोला गया है उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ खोला गया है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले लड़कियों के लिए जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए सुरक्षित शिक्षा का माहौल, सुरक्षित शिक्षा का माहौल, शिक्षा का माहौल। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। देन हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि उद्देश्य के अंतर्गत आ रहा है। बीपीएल परिवार की लड़कियों को बीपीएल परिवार की लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ओके, देन हमारा तीसरा पॉइंट है बालिका शिक्षा दर में वृद्धि करना, बालिका शिक्षा दर में वृद्धि करना। ओके, तो ये हमारे 3 पॉइंट जो कि उद्देश्य के अंतर्गत आ रहे हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जब खोला गया तो उसके जो उद्देश्य थे वो हम देखते हैं, जिसमें से हमारा पहला उद्देश्य था कि विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए सुरक्षित शिक्षा का माहौल। मतलब कि जिनके परिवार की जो स्थिति है वह सही नहीं है, वो परेशान है, उनका जीवन यापन होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जो विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं
उन परिवारों से जो लड़कियां आ रही हैं उनके लिए शिक्षा का एक सुरक्षित माहौल इस स्कूल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत होगा, जो लड़कियों के लिए है। लड़कियां वहां अपना शिक्षा जो है कंटिन्यू कर सकती हैं। देन हमारा दूसरा उद्देश्य मतलब कि इनका दूसरा उद्देश्य था कि बीपीएल परिवार की लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। जो बीपीएल परिवार से बिलोंग कर रही हैं परिवारों से, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराना। देन हमारा तीसरा पॉइंट है कि बालिका शिक्षा दर में वृद्धि करना। बालिकाओं की जो शिक्षा का दर है उसको इस तरह से शिक्षा देकर उसको बढ़ाना। ओके, देन हमारा चौथा पॉइंट है जो कि उद्देश्य के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं अपना, जो कि उद्देश्य के अंतर्गत आ रहा है। तो चौथा पॉइंट है हमारा आरटीई को, चौथा पॉइंट है हमारा आरटीई को सफलतापूर्वक लागू करना। ओके, ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। तो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने के जो 4 उद्देश्य थे जिसे हम देख चुके। तो चौथा पॉइंट है हमारा आरटीई को सफलतापूर्वक लागू करना। अब इसके बाद हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो कि सरकार द्वारा पहल थी ना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो इसी तरह सरकार की जो दूसरी पहल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दूसरा पहल जो था उसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, ये इनकी दूसरी पहल थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, तो इसमें हम अपना ये हमारी हेडिंग हो गई। तो इसमें हम अपना पहला पॉइंट देख लेते हैं कि 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा पानीपत से शुरू की गई थी। ओके, देन हम अपना दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो पहल थी सरकार द्वारा, जब ये तैयार की जा रही थी तो इसमें 3 मंत्रालय को शामिल किया गया था। तो उन 3 मंत्रालयों के बारे में हम देख लेते हैं। तो जिसमें से मंत्रालय, ओके, तो इनमें से जो पहला मंत्रालय था वो था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाल विकास मंत्रालय। ओके,
देन हमारा जो दूसरा मंत्रालय था वह था स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय। परिवार कल्याण मंत्रालय। ओके। देन हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो था वह था मानव संसाधन विकास संसाधन मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय। ओके। तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल जो ये शुरू किया गया था तो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। देन इसके बाद जब यह पहल शुरू की जा रही थी तो इसमें 3 मंत्रालयों को शामिल किया गया था। तो जिसमें से पहला था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसके अंतर्गत महिला और बाल विकास के बारे में बात की गई थी। देन दूसरा था हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय। देन हमारा तीसरा था कि मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय। ओके। तो ये 3 मंत्रालयों को शामिल किया गया था। ओके। इसके आगे हम देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो पहल शुरू की गई थी इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इस पहल को शुरू किया गया था, उस उद्देश्य के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा ये जो पहल था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य के बारे में हम देख लेते हैं। ओके। जिसमें से हमारा पहला है लिंग अनुपात में सुधार। लिंग अनुपात में सुधार। लिंग अनुपात में सुधार। दूसरा था शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार। ओके। देन हमारा तीसरा था सुरक्षा और सशक्तिकरण। सुरक्षा एवं सशक्तिकरण। ओके। चौथा था हमारा समाज में जागरूकता। समाज में जागरूकता। देन पांचवा था हमारा बालिकाओं की भागीदारी। ओके। बालिकाओं की भागीदारी। ओके। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पहल शुरू की गई थी उसके उद्देश्यों को हम देख लेते हैं, जिसमें से पहला है हमारा लिंग अनुपात में सुधार। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लिंग अनुपात में सुधार किया गया। देन दूसरा है हमारा शिक्षा में सुधार। तो बालिकाओं की जो शिक्षा है उसको सुगम बनाना, उसमें वृद्धि करना, अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे चीजों को लागू करना जिससे बालिकाओं की शिक्षा में सुधार आ सके, उसके बारे में सारी चीजें जो है वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल में शुरू की गई थी।
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उद्देश्य था उसमें हमारा तीसरा है कि सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उनको मजबूत बनाना। इसके आगे हम देख लेते हैं, इनका उद्देश्य हो गया, उदाहरण के रूप में एक महिला को देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में किरण मजूम, किरण मजमूदार शाह। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक उद्यमी महिला थी, ठीक है। किरण मजमूदार जो थी वह एक उद्यमी महिला थी। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये बहुत ही प्रभावशाली उद्यमी महिला थी। इन्होंने 1948 में किरण मजमूदार जी 1948 में उद्योग पुरस्कार प्राप्त की। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। देन हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं कि 1989 में पद्मश्री से सम्मानित की गई। ओके, देन हम अपना तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित की गई। ओके, तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए जो पहल की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर महिला सशक्तिकरण का जो प्रयास किया गया, तो वो इसीलिए कि उसी का एक उदाहरण है कि किरण मजूमदार शाह जो थी यह एक बहुत ही प्रभावशाली उद्यमी महिला थी। तो उनके बारे में ये बताया गया है कि 1948 में वह उद्योग पुरस्कार प्राप्त की थी। देन उसके बाद 1989 में पद्मश्री से भी सम्मानित की गई। देन उसके बाद 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित की गई है। तो अब हम इसके आगे देख लेते हैं, जो कि सरकार द्वारा पहल शुरू की गई है। तो हमने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देन उसके आगे हम देख लेते हैं संगठित प्रयास। हमारी एक पहल है संगठित प्रयास। ओके, क्या है? संगठित प्रयास से ओके, सॉरी, ओके। 1959 में महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शुरू
संगठन महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ओके, तो ये भी है हमारी एक सरकारी पहल। संगठित प्रयास से सेवा। 1959 में महिलाओं द्वारा शुरू किया गया संगठन महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जो कि एक महिलाओं के द्वारा किया गया है। पहचाने गए 10 जीवन कौशल। विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 जीवन कौशल। ओके, हमारी हेडिंग है विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10। जो हमारी हेडिंग है विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 जीवन कौशल, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग है जो कि जीवन कौशल के अंतर्गत आ रही है, उसमें से हमारा पहला है स्व जागरूकता। क्या है? स्व जागरूकता। ओके, देन हमारा दूसरा है संप्रेषण। तीसरा है हमारा निर्णय लेना। तीसरा है हमारा निर्णय लेना। चौथा है हमारा सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन। ओके, पांचवा है हमारा मनोभावों से जुड़ना। मनोभावों से जुड़ना। देन हमारा छठवां है परानुभूति। परानुभूति। ओके, सातवां है हमारा अंतर्वैयक्तिक संबंध। ओके, आठवां है हमारा समस्या सुलझाना। देन हमारा नवां है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन। ओके, 10वां है हमारा लास्ट पॉइंट तनाव से जूझना। तनाव से जूझना। ओके, ये रहे हमारे 10 जीवन कौशल।
तो विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए जो हमारे 10 जीवन कौशल हैं, जो कि आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। तो देन हम इसी के बारे में देख रहे हैं कि पहला हेडिंग है हमारी स्वजागरूकता। ठीक है, स्वजागरूकता का मतलब है कि अपनी क्षमताओं और कमजोरियों के बारे में जानना। स्वजागरूकता मतलब स्वयं के बारे में जागरूकता, कि हमारे बारे में क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या हमारा वीकनेस है, ऐसी है किस चीज की क्षमता वैसी है। ठीक है, देन हमारा दूसरा है संप्रेषण। संप्रेषण जो है वह अपने विचारों को, संप्रेषण का मतलब होता है कि अपने विचारों को प्रभावी ढंग से आदान प्रदान करना। अपने विचारों को प्रभावी ढंग से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। देन हमारा तीसरा है निर्णय लेना। निर्णय लेने का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज का निर्णय ले रहे हैं तो उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में पहले जानिए, सोचिए, समझिए, तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए, उसके बाद जाकर आप कोई निर्णय उस बारे में लीजिए। निर्णय लेते वक्त तर्क वितर्क करके, बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके, उसके सभी पहलुओं को देख करके देन उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। चौथा है हमारा सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है नई और अनूठी समस्याओं को खोजने और उसके बारे में चिंतन करना। तो सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि जो नए नए विचारों का सृजन करते हैं, नए नए उत्पादों का सृजन करते हैं, जो नई नई अनूठी समस्याओं के समाधान के बारे में खोज करते हैं, उन्हीं को हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। देन हमारा उसके बाद है मनोभावों से जुड़ना। मनोभावों से जुड़ने का मतलब है कि अपनी भावना और दूसरे की भावना दोनों से जुड़ना आपको आना चाहिए। अंदर आता है सकारात्मक और सहायक संबंध बनाना। अंतरवैयक्तिक संबंध के अंतर्गत आता है कि सकारात्मक और सहायक संबंध स्थापित करना। जब भी कोई समस्या आपके पास आ रही है तो उसका तर्क वितर्क करके व्यवहारिक ढंग से उस समस्या का समाधान निकालना। देन हमारा 9वां पॉइंट है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है स्थिति और जानकारी की गहराई का विश्लेषण करना। जो आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है जो वहाँ की स्थिति है, जो वहाँ का वो चल रहा है, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो जानकारी है, उसके हिसाब से गहराई में जाकर कोई भी तर्क वितर्क करना, उसका विश्लेषण करना। 10वां पॉइंट है हमारा तनाव से जूझना। तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता। जो तनावपूर्ण स्थितियां आती हैं उनका सामने से मुकाबला करने की जो क्षमता होती है उसे हम तनाव से जूझना कहते हैं। ये हो गए हमारे 10 पॉइंट, ओके, जो कि विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 जीवन कौशल के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग है, इसके आगे हम अब देख लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ओके, इसके आगे की हेडिंग हम देख लेते हैं। इसके आगे की हमारी हेडिंग है सुकार्य की श्रम दक्षता शास्त्र एक और है एर्गोनॉमिक्स। ओके, ये जो तीनों नाम आप देख रहे हैं, सुकार्यिकी, श्रम दक्षता शास्त्र और क्या एर्गोनॉमिक्स, सॉरी एर्गोनॉमिक्स।
ओके, तो ये सुकार्यिकी, श्रम दक्षता शास्त्र और अर्गोनॉमिक्स जो है ये तीनों एक ही पर्यायवाची नाम है। ठीक है, मतलब कि चाहे सुकार्यिकी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, चाहे श्रम दक्षता शास्त्र पूछा जाए, चाहे अर्गोनॉमिक्स पूछा जाए, तीनों का आंसर आपको एक ही देना है, क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं एक ही हैं। ओके, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है अर्गोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्दों से बना है। ये जो हमारा अर्गोनॉमिक्स है ये जो हमारा अर्गोनॉमिक्स है ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। ओके, जिसमें पहला है अर्गोन, जिसका अर्थ होता है काम। देन दूसरा शब्द है हमारा नॉमिक्स, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। तो अर्गोनॉमिक्स जो है वह दो ग्रीक शब्दों से बना है, जिसमें कि पहला है अर्गोन, जिसका मतलब होता है काम, और नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। देन हम अपना दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसे मानव कारक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। ओके, देन हमारा तीसरा पॉइंट है सुकार्यिकी का मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य मानव और मशीन के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ओके, तो ये हमारे जो अर्गोनॉमिक्स है हमारा, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। देन दूसरा है इसे मानव कारक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। देन तीसरा पॉइंट है हमारा सुकार्यिकी का मुख्य उद्देश्य मानव और मशीन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि सुकार्यिकी का मुख्य उद्देश्य जो है वह मानव और मशीन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है या आपसे परिभाषा पूछी गई है या कोई और पूछ रहा है कि सुकार्यिकी क्या होती है, तो इसके बारे में आप सीधा सीधा अर्थ बताइएगा कि सुकार्यिकी वह होता है जो मानव और मशीन के बीच का अध्ययन है। सुकार्यिकी वह है जो मानव और मशीन के बीच का अध्ययन है। ठीक है, जो मानव और मशीन के बीच अध्ययन किया जाता है उसे ही हम सुकार्यिकी कहते हैं। देन हम इसके आगे देख लेते हैं। इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। देन हम इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे क्या दिया गया है।
सुकार्यकी का उद्देश्य के बारे में हम देख लेते हैं। सुकार्यकी का उद्देश्य, ओके। सुकार्यकी का जो उद्देश्य है, तो सुकार्यकी का जो उद्देश्य है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, कार्यस्थल पर उपयोग की जाने वाली उपयोग की जाने वाली मशीनों एवं उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इन्हें उपयोग करने वाले तनाव और समस्या संबंधी स्वास्थ्य संबंधी समस्या न देखें। ओके। देन हमारा दूसरा उद्देश्य है कि सुकार्यकी के सिद्धांत के अनुसार उद्देश्य के अनुसार सुकार्यकी के उस सिद्धांत के अनुसार देन हमारा दूसरा पॉइंट है सुकार्यकी के सिद्धांत के अनुसार सुकार्यकी के सिद्धांत के अनुसार कुर्सी की ऊंचाई और स्टैंड कार्य करने वाले व्यक्ति की ऊंचाई और शरीर के अनुसार
के दो उद्देश्य हैं। कार्यस्थल पर उपयोग की जाने वाली मशीनों एवं उपकरणों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि इन्हें जो उपयोग करने वाले श्रमिक हैं उन्हें किसी भी प्रकार की, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो या मानसिक तनाव हो, किसी भी प्रकार की समस्या उन्हें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। देन हमारा दूसरा उद्देश्य था कि सुकार्यकी के सिद्धांत के अनुसार कुर्सी की ऊंचाई और स्टैंड कार्य करने वाले व्यक्ति की, जो कार्य कर रहा है उस व्यक्ति की ऊंचाई और शरीर के अनुसार होना चाहिए। देन हमारा, आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति बहुत बड़ा है, आप उसे छोटी कुर्सी दे देंगे बैठने के लिए, काम करने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति छोटा है, आप उसको ऊंचाई पर काम करने के लिए दे देंगे, तो इस तरह से उसे दिक्कत होने लगेगी। मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यक्ति है, आप उसको छोटी कुर्सी दे दिए हैं, मान लो बैठ के कार्य कर रहा है, कितनी देर कार्य करेगा? ज्यादा देर कार्य करेगा तो उसके गर्दन में, उसके पीठ में, कमर में, इन सभी जगहों पर दर्द हो जाएगा। इसी वजह से उनकी ऊंचाई और शरीर के अनुसार ही कुर्सी व स्टैंड का प्रबंधन करना चाहिए। देन हमारा तीसरा पॉइंट है, उद्देश्य के अंतर्गत हम अपना तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, कुर्सी की जो टांगे हैं, कुर्सी की जो टांगे हैं ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति गिरे ना, ओके। तो इसी प्रकार से हमारा चौथा उद्देश्य है, सुकार्यकी के उद्देश्य में हमारा चौथा पॉइंट है तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि कुर्सी की टांगे ऐसी होनी चाहिए ताकि व्यक्ति गिरे ना। तो इसके बाद हम अपने चौथे पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि हमारा सुकार्यकी के उद्देश्य के अंतर्गत है कि कुर्सी ठीक ना होने पर ऑफिस वर्क करने से पीठ में, कमर में दर्द हो सकता है। ओके, तो ये है हमारे सुकार्यकी के उद्देश्य। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सुकार्यकी से क्या हमें लाभ होता है। इनके लाभ के बारे में देख लेते हैं कि सुकार्यकी से हमें क्या लाभ होता है। तो हमारी हेडिंग है सुकार्यकी से लाभ। ओके, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि कार्य प्रक्रिया में सुधार से तो सुकार्यकी के लाभ में हमारा पहला पॉइंट है
कार्य प्रक्रिया में सुधार से कार्य प्रक्रिया में सुधार से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ओके, देन हमारा दूसरा लाभ है सुरक्षित उपकरण और अनुकूल कार्यस्थल से सुरक्षित उपकरण और अनुकूल कार्यस्थल से दुर्घटनाओं में कमी देखी जाती है। दुर्घटनाओं में कमी। ओके, देन हमारा तीसरा लाभ है कि कार्यस्थल को अनुकूल बनाने से कार्य को सरल और आरामदायक बनाने से आरामदायक बनाने से क्षमता में सुधार होती है। सुधार होती है। देन हमारा चौथा पॉइंट है हमारा आरामदायक माहौल से मनोबल और कार्य संतुष्टि में कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है। ओके, ये है हमारे सुकार्यकी से लाभ। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुकार्यकी हमारा समाप्त हुआ। सुकार्यकी जो टॉपिक था हमारा यह समाप्त हुआ। देन हम दूसरा एक टॉपिक और बचा देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आसान से आसान भाषा में आपको बताऊं ताकि आप सरलता के साथ सीख सकें। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक, वो है उद्यमिता। ओके, उद्यमिता का क्या अर्थ होता है? उद्यमिता का अर्थ है उद्यमिता एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम उत्पाद या
सेवा स्थापित करने की प्रक्रिया है। सेवा स्थापित करने की प्रक्रिया है। ओके, अगर आपसे उद्यमिता या उद्यमी का कोई परिभाषा अगर पूछ रहा है तो आप उसे यही बता दीजिएगा कि उद्यमिता एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने वाली एक प्रक्रिया है। जो इस प्रक्रिया को करता है उसे ही हम एक उद्यमी कहते हैं। जैसे हमारी वो किरण मजूमदार एक उद्यमी महिला है ना, तो वो क्या करती हैं, यही करती हैं। जो एक उद्यमी होता है उसकी यही विशेषता होती है। देन हम इसके आगे देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, वह व्यक्ति जो नए उत्पादन जो नए उत्पादन सेवा को व्यवसाय के रूप में स्थापित करता है। क्या करता है? स्थापित करता है। ओके, वह व्यक्ति जो नए उत्पादन सेवा को व्यवसाय के रूप में स्थापित करता है, वह व्यक्ति जो नए उत्पाद सेवा को व्यवसाय के रूप में स्थापित करता है उसे ही हम एक उद्यमी कहते हैं। देन हमारा दूसरा पॉइंट है, जो उद्यमी होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो उनके गुण होते हैं कि वह नवप्रवर्तक होते हैं। क्या होते हैं? नवप्रवर्तक होते हैं। देन रचनात्मक होते हैं। देन सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाले होते हैं। जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ओके, तो वह व्यक्ति जो नए उत्पाद सेवा का व्यवसाय के रूप में स्थापित करता है उसे हम उद्यमी कहते हैं। और एक उद्यमी के जो गुण होते हैं, वह नवप्रवर्तक होता है, रचनात्मक होता है, सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाला होता है। देन हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे की जो हमारी हेडिंग है इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, देन हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे की हमारी जो हेडिंग है वो है उद्यमियों के लक्षण। ठीक है, क्या है? उद्यमियों के लक्षण, जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प
दृढ़ संकल्प। देन हमारा दूसरा पॉइंट है विचारों को कार्य में बदलने की क्षमता। विचारों को कार्य में बदलने की क्षमता। ओके। देन तीसरा पॉइंट है हमारा अनिश्चितता में भी निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। ओके। देन हम अपना चौथा पॉइंट देख लेते हैं बहुकार्यशीलता। ओके। बहुकार्यशीलता का गुण। देन पांचवा पॉइंट है हमारा विचारों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। ओके। हम अपना छठा पॉइंट देखते हैं समस्याओं से निपटने और समाधान खोजने की क्षमता। ओके। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था, जिसमें जो कि हमारा 12th होम साइंस का पहला चैप्टर था। तो 12th होम साइंस का जो पहला चैप्टर है वह थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए इसके 2 पार्ट हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप फर्स्ट क्लास देखिए, देन आप पार्ट 2 देखिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको जो क्लास मिलेगी वह इससे संभावित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाली है, उन सब के बारे में आपको क्लास दी जाएगी। उसके बाद आपको अगला लेसन पढ़ाया जाएगा। तो आप करते हैं। तो आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत।